जोगटा एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे वो है एनटी यानी कि नायब तहसीलदार। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि हम बहुत जल्द जो नायब तहसीलदार का प्रश्न पत्र है उसको भी आपके सामने हल करेंगे और समाधान करेंगे। तो जो नायब तहसीलदार यानी एनटी का जो प्रश्न पत्र आता है वो आपका 50 अंकों का आता है। पहला आपका आता है अंग्रेजी से अनुवाद जो 10 नंबर का होता है। दूसरा प्रश्न भी आपका 10 नंबर का होता है जिसमें आपकी गद्यांश की व्याख्या आती है, और तीसरा भी आपका जो है वो काव्यांश या पद्यांश की व्याख्या आती है जो 10 नंबर की होती है। उसके अलावा चौथा प्रश्न जो है वो 8 नंबर का होता है, और पांचवा प्रश्न आपका 6 नंबर का होता है, और सातवां प्रश्न भी आपका 6 नंबर का होता है। लेकिन इसमें समय समय पर परिवर्तन हो सकता है। कभी हो जाता है जैसे जो आपका पांचवा प्रश्न है वही आपका 6 नंबर का आ जाए, और जो छठा प्रश्न है वो आपका 8 नंबर का आ जाए। आपकी बार के जो प्रश्न पत्र में आए हैं वो आपके मुहावरे आए हैं और वाक्य परिवर्तन आए हैं, और उसके अलावा समानार्थी शब्द आए हैं। लेकिन व्याकरण का कोई भी हिस्सा जो है वो आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। तो हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर पहले से, जिसमें आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना था जो 10 अंकों का है। ये देखिए हमने लिखा भी है सामने। अब जब हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो जैसा हमने आपको बताया था कि हिंदी में कई बार हम वाक्य बनाने के लिए कुछ एक या दो शब्द अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, वो मान्य होते हैं। लेकिन इसका अर्थ जो है, भावार्थ जो है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों कि आप जैसे जो इंग्लिश का आपका अनुच्छेद है, पैराग्राफ है, उसके पहली लाइन से पढ़िए और जो जो शब्द आपको आते हैं उनका पेंसिल से वहीं पर अर्थ लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप वाक्य बनाएंगे तो आपका वाक्य सही बन जाएगा। मान लीजिए जैसे हमारा जो भी पैराग्राफ है उसमें पहला शब्द है वी, तो वी का आप जानते हैं हम होता है, तो आप उसके ऊपर हम लिख लीजिए। इसी तरह सभी शब्दों का आप हिंदी में अर्थ लिख लीजिए, और जब आपका जहाँ पर फुल स्टॉप लगा है यानी पूर्ण विराम लगा है, हिंदी में हम पूर्ण विराम कहते हैं, वहाँ तक आप हिंदी में शब्दों का अर्थ लिख लीजिए और फिर उसका वाक्य बना दीजिए। बस वाक्य बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो बात अंग्रेजी में कही गई है वो बात हिंदी में उसी अर्थ में हमारे सामने आए। आपका ये दूसरा प्रश्न है गद्यांश की व्याख्या। ये भी 10 नंबर का होता है, तो इसके लिए संकेत लिखते हैं पहले, यानी कहां से कहां तक आपने व्याख्या की। दूसरा इसका बिंदु होता है हम शब्दार्थ लिखते हैं। शब्दार्थ में आप जैसे सौंदर्य का हमने लिखा है सुंदरता, रूप का बदसूरत, घृणा नफरत, विभत्स भयानक या डरावना, आपत्ति संकट। लेकिन यहाँ पर जो हमारा अनुच्छेद है वो विरोध में के अर्थ में आ रहा है, यानी आपत्ति का जो अर्थ है यहाँ पर वो विरोध में आ रहा है, इसलिए हमने कोष्ठक में विरोध लिख दिया है। परिणीति झुकाव और ललित सुंदर। ललित का शाब्दिक अर्थ सुंदर होता है। तो फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपको, क्योंकि आपके जो व्याख्या करने को दी गई है, जो गद्यांश दिया गया है उसके नीचे लेखक का नाम लिखा हुआ था, तो अगर लेखक का नाम लिखा हुआ है तो आपको वो यहाँ पर जरूर लिखकर दिखाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है श्री राम विलास शर्मा, उनके द्वारा लिखित ये हमारा गद्यांश है, और उसकी फिर हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर जो व्याख्या हमारी आती है वो इस तरह है कि जो लेखक है उसने ये बताया है कि अगर सुंदरता को समझना है तो कुरूपता को भी आपको देखना होगा। अगर कुरूपता नहीं है तो सौंदर्य का महत्व हमारे लिए कुछ नहीं रह जाता है। अब मान लीजिए आपके पास एक ही चीज है तो आपका सब कुछ जो ध्यान है वो उसी के ऊपर रहेगा। जब दूसरी चीज आपके सामने आएगी तब आपको उसके साथ तुलना होगी। आप ऐसे समझिए ये एक उंगली है, अब यही उंगली है, छोटी है बड़ी है, जैसे भी आप इसको देख रहे हैं, लेकिन जब ये उंगली के साथ हम दूसरी ले आएंगे और इसको देखेंगे तब हमें इस उंगली का महत्व पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारा सौंदर्य होता है। अगर हम कुरूप
कुरूपता को ना देखें तो सौंदर्य को हम समझ ही नहीं पाते। लेखक ये बताना चाहता है कि अगर आपको सुंदरता देखनी है तो आपको कुरूपता को भी देखनी पड़ेगी। ये हमने यहाँ व्याख्या की हुई है। फिर आगे लेखक ने ये भी बताया है कि जो कुरूपता है वो सौंदर्य को दिखाने के लिए हमारे एक विवादी स्वर के समान काम करता है। विवादी स्वर हमारे राग होते हैं, उन राग में कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो उस राग को और भी सुंदर और मधुर बना देते हैं। तो ऐसे ही ये कुरूपता जो है ये उन स्वरों के समान है जो कला में भी सौंदर्य को दिखाता है और है वो कुरूप लेकिन सौंदर्य को दिखाता है। अब प्रश्न ये उठता है इसमें कि भाई कुरूपता को और असंदुलता को हम कैसे सौंदर्य कह सकते हैं। तो सौंदर्य जो होता है वो केवल रूप रंग से नहीं होता। अब जैसे मनुष्य है, कला है, सबके बीच में प्रकृति है, सबके बीच में सौंदर्य है। अगर मनुष्य है तो उसके बीच में कैसे सौंदर्य है, आप रूप रंग पर मत जाइए, उसके बीच में सौंदर्य है उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, उसकी बातचीत करने का तरीका, वो सौंदर्य दिखाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति का सौंदर्य तो आप लोग जानते ही हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी है। जीवन में भी सौंदर्य होता है, आप अच्छे कार्य करके तो वो जीवन सौंदर्य युक्त हो जाएगा। अब हमारा है लेखक। लेखक ने इसमें विशेष क्या बताया है, तो लेखक ने कला में सौंदर्य और कुरूपता दोनों को एक साथ वर्णित किया है और ये बताया है कि अगर सौंदर्य को समझना है तो कुरूपता को भी समझना होगा, देखना होगा, तभी हम सौंदर्य को समझ पाएंगे। लेखक ने बताना चाहा कि विभिन्न और कुरूपता सौंदर्य को बढ़ाने का काम करते हैं। सौंदर्य तभी पता चलेगा ना जब हम कुरूपता को देखेंगे। फिर लेखक की भाषा भावों के अनुरूप है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा संस्कृत निष्ठ है, यानी इसमें तत्सम शब्द बहुत हैं, लेकिन फिर भी भाषा जो है वो हमें सरलता का बोध कराती है। आप इसको ध्यान से एक दो बार पढ़ेंगे तो आप इसको खुद समझ जाएंगे। सरल भाषा क्या है, जिसे पढ़कर आप समझ जा सकते हैं, आपको ज़्यादा किसी की मदद की आवश्यकता ना पड़े, सहायता की जरूरत ना पड़े और आप उसे समझ जाएं। तो यद्यपि संस्कृत निष्ठ भाषा है क्योंकि इसमें संस्कृत के शब्द आए हैं, तत्सम शब्द आए हैं, लेकिन फिर भी सरलता का हमें बोध होता है क्योंकि हमें आसानी से ये समझ में आ रहा है। अब हमारी पद्यांश की व्याख्या आती है, उसके भी 10 अंक आपको मिलते हैं। यहाँ ये प्रश्न उत्तर है, यहाँ शब्दार्थ हमने लिखे हैं और संकेत में हमने लिखा कि धीरे से पांव और चूम लिया, यानी इसके बीच की हमने व्याख्या की है। शब्दार्थ है तलवो, पैर का तलवा होता है, कंचन स्वर्ण सोना, लज्जा लाज और शर्म। भौरो भवरा होता है, छोटा सा काले रंग का एक कीट होता है जो फूलों के ऊपर मंडराता है और उनके रस को पीता है। उषा सवेरा, लेकिन सवेरा कब, जब सूर्य की किरण जो है वो लालिमा लिए हुए होती है, यानी अंधेरा कुछ कुछ चला जाता है, सूर्य उदय होता है और जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय सूर्य की किरणें लाल होती हैं, तो उस समय को हम उषा काल कहते हैं। ये प्रसंग है, यहाँ भी आपको कभी केदारनाथ अग्रवाल का नाम दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर आना आवश्यक है। अब ये व्याख्या है, तो कवि इसमें कहते हैं कि रात्रि समाप्त हो गई है, भोर हो गया है, यानी सुबह हो गई है और सूर्य की किरणें जो हैं वो मिट्टी के ऊपर पड़ रही है। अब क्योंकि सूर्य की किरणें लाल हैं इसलिए मिट्टी का रंग भी लाल हो गया है। कवि का मानना है कि ये लाल रंग जैसे जो उषा है उसके तलवों का रंग है। अब तलवों का लाल रंग क्यों कहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें लाल हैं जो धरती के ऊपर पड़ रही हैं, तो मिट्टी में लाल रंग की चमक रही है। डालियों पर फूल खिल गए हैं, यानी उषा काल की किरणें जो हैं वो भी इन डालियों के ऊपर फैल गई हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उषा ने जो है प्रसन्नता से पुष्पों का मुख चूम लिया हो, यानी उनको छू लिया है। किरण जब डाली के ऊपर पड़ेगी, फूलों के ऊपर पड़ेगी, तो समझो उसको छू लिया है। तो यहाँ चूमने का मतलब है छू लिया है। चारों ओर सरसों के फूल खिले हैं और इन्हीं के बीच में नायिका खड़ी हुई है जो बहुत प्रसन्न है, प्रसन्नता के गीत गा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्रसन्नता के गीतों को सरसों की जो गोद है उनसे भर रही है, यानी अपने प्रसन्नता भरे गीतों से उसने सरसों की गोद भर दी है। फूलों पे भंवरे बैठे हैं, मानो वे फूलों को चूम रहे हों और
इसमें विशेष है कि कवि ने रात्रि के बाद, सवेरा होने के बाद प्रकृति और गांव में जो परिवर्तन हुआ है उसका वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ गांव की शांति और प्रसन्नता का भी इसमें वर्णन किया गया है। जब सूर्य की किरणें गांव के ऊपर पड़ी तो गांव भी चमक उठा। सूर्य की किरणें जो हैं वो नए दिन का प्रतीक है, यानी सूर्य डूब गया, रात हो गई, फिर सूर्य उदय हुआ और दिन हो गया। अब इसमें विशेष है, छोटा सा गांव क्यारी सा में उपमालंकार है। उपमालंकार में हम तुलना करते हैं, तो यहाँ पर छोटे से गांव की तुलना क्यारी से की गई है। आपकी कविता में केसर की क्यारी है, चित्रात्मक शैली है। जब हम इस कविता को पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे आप लोग, तो बिल्कुल आपको आपके सामने एकदम से गांव का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। जब हमारे सामने कवि जो भी वर्णन कर रहा है और वही दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो वहाँ चित्रात्मक शैली होती है। भाषा बहुत ही सरल और सहज है। भाषा में कोई तोड़ मोड़ नहीं है, कोई संस्कृत निष्ठ इसमें शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। एक सीधी सी बिल्कुल साधारण सी आपकी ये कविता थी। अब आपका है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपको मुहावरे आए थे करने के लिए, और ये 8 नंबर के हैं। यहाँ पर पहला मुहावरा है अगर मगर करना, यानी बहाने बनाना, आनाकानी करना। कुछ लोग इसका अर्थ टाल मटोल करना भी कहते हैं। वाक्य हमने बनाया है, जब भी मैं आनंद से अपने पैसे वापस मांगता हूँ वह अगर मगर करके बात को टाल देता है, यानी बहाने बना रहा है। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, अत्यधिक परिश्रम करना, ये तो आप लोग भी करते हैं, आपको पता है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, तब आप नायब तहसीलदार की परीक्षा को पास करेंगे। तो खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। कुंडली मारकर बैठना, स्थायी रूप से बैठ जाना, जमकर बैठ जाना। रत्ना की ननद अपनी ससुराल नहीं जाती, अरे वो तो मायके में ही कुंडली मारकर बैठ गए। नाक का बाल होना, कोई व्यक्ति अपने से बड़े के लिए बहुत प्रिय हो जाना। अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो जैसे कहते हैं ना कि आगे पीछे घूम जाते हैं या मुंह लग जाते हैं, उस तरह से। तो नौकर को कुछ मत कहना, ये तो सेठ जी की नाक का बाल बना हुआ है। भाई देखो, नाक का जो बाल होता है ना, उसको हम बड़े एक तरह से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने भी धूल मिट्टी के कीटाणु होते हैं वो सब वही बाल होते हैं, तो हमारे लिए वो प्रिय चीज़ है। ऐसे ही यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने से बड़े के लिए बहुत प्रिय जब हो जाता है, तब हम कहते हैं नाक का बाल होना। आसमान सिर पर उठाना, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, सभी को पता है कि बहुत उत्पात या शोर मचाना। तो अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ऐसा ही होता है, जब आप छोटे होंगे तब आपने ऐसा ही किया होगा। और बाछे खेलना, अत्यधिक प्रसन्न होना। जिले भर में बेटे के प्रथम आने पर माता पिता की बाछे खेल गई। सूरज को दिया दिखाना, ये हमारी लोकोक्ति है। किसी प्रसिद्ध गुणवान व्यक्ति के विषय में कुछ बताना या उसकी प्रशंसा करना। तो जो पहले से ही गुणवान है, जो पहले से ही विद्वान है, जो गुणों की खान है, उसके लिए हम कुछ भी कहें वो उसके लिए कम ही होता है। वाक्य हमने बनाया इसका, महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ कहना तो सूर्य को, महात्मा गांधी जी के विषय में कुछ कहना तो सूरज को दिया दिखाने के समान है। आंखें झुकना, लज्जित होना। मोहन का झूठ पकड़े जाने पर उसकी आंखें नीची हो गई। यहाँ पर जब गलत काम करते हैं हम, तब हमारी आंखें नीची होती हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी कोई प्रशंसा करे तब भी आप शर्मा जाते हैं, उसे भी कहते हैं आंखें नीची होना। लेकिन दोनों में एक फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि लज्जित आप तब होंगे जब आप गलत काम के वजह से आपको शर्म आएगी, और आंखें नीची करना या आंखें झुकाना, इसका मतलब है जब आपकी प्रशंसा की जाती है। कई बार होता है कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप शर्मा जाते हैं, तब आप अपनी आंखें नीची कर लेते हैं।
यहाँ पर हमने लज्जित होना यानी गलत काम करेंगे तो आपको लज्जा आएगी। कुएं में भांग पड़ी होना, सबकी मति भ्रष्ट होना, एक साथ सबकी मति भ्रष्ट होना। मान लीजिए कुआं है जिससे सब लोग पानी लेते हैं, उसमें भांग पड़ जाए और सब उसी का पानी पिएंगे तो क्या होगा, सबको एक साथ सर चकराएगा, सबकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। यानी एक साथ सबकी मति भ्रष्ट होना। तुम्हारे कुएं में भांग पड़ी थी क्या, जो तुम सबने उसे रुपए पकड़ा दिए। अरे कोई तो सोचता कि नहीं रुपए नहीं देने हैं अपने, लेकिन सभी ने बिना सोचे समझे दे दिया, यानी सबकी मति जो है वो भ्रष्ट हो गई। चिकना घड़ा होना, किसी बात का भी असर ना होना। मोहन को कितना भी समझा लो पर उस पर कोई भी असर नहीं होता, वह तो बिल्कुल चिकना घड़ा बन गया है। बच्चों घड़ा है, चिकना है, वैसे भी उसकी शेप इस तरह से होती है, पानी डालेंगे तो रुकेगा नहीं, चिकना होगा तो और ज्यादा फिसल जाएगा, तो इसलिए चिकना घड़ा हमारा मुहावरा बना है। अब है हमारा वाक्य परिवर्तन। इस बार आपके 6 नंबर के आए थे, 8 वाक्य थे जिनमें से आपको कोई 6 करने थे। तो रजत के पास एक नीले रंग का पेन है, ये हमारा जो है बिल्कुल सरल वाक्य है। रचना के आधार पे हमारे पास 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब यहाँ जो कोष्ठक में लिखा हुआ है मिश्र वाक्य, यानी इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना था। जो पेन रजत के पास है वो नीले रंग का है। मिश्र वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक से अधिक हमारे उपवाक्य, जिन्हें हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, वो होते हैं। आश्रित उपवाक्य जो है उनका अर्थ जानने के लिए हमें प्रधान वाक्य को पढ़ना पड़ता है। आश्रित उपवाक्य अपने स्वतंत्र नहीं होते और अपना अर्थ अकेले नहीं देते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, योजक लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो योजक शुरू किया है। प्रधान वाक्य जो है वो बिना योजक का होता है, यानी जो वाक्य हमारा योजक से शुरू होता है वो हमारा उप आश्रित वाक्य होता है। तुम खाना खाकर सो जाओ, ये सरल वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य में हमें इसे बदलना है। संयुक्त वाक्य भी योजक से जुड़ते हैं, लेकिन दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं। अगर हम योजक हटा दें तो हमें दोनों ही वाक्यों का बिल्कुल अर्थ अलग अलग पता चल जाएगा, यानी किसी भी एक वाक्य का अर्थ जानने के लिए हमें दूसरे वाक्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो यहाँ पे तुम खाना खाओ और सो जाओ। अब अगर आप और को हटाओ तो देखिए, सो जाओ, तुम खाना खाओ, दोनों वाक्यों का हमें अर्थ पता चल रहा है। आंधी आई और बहुत से पेड़ गिर गए, सरल वाक्य। तो यहाँ पर और लगा है, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है, यानी हमें संयुक्त से सरल बनाना था। तो आंधी आने पर बहुत से पेड़ गिर गए। सरल वाक्य क्या होते हैं, जिनमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, या आप कहिए एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। वहां बहुत से लोग एकत्रित थे जो शोर मचा रहे थे, जो हमारा योजक है, यानी ये मिश्र वाक्य है, हमें इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। वहां बहुत से लोग एकत्रित थे और वे शोर मचा रहे थे, और हमारा योजक है। जो सत्यनिष्ठ होते हैं वे कभी नहीं घबराते, ये भी हमारा मिश्र वाक्य है। इसमें ये देखिए आप यहाँ पर एक विराम लगा हुआ है, विराम चिन्ह है ये, तो ये हमारा था मिश्र वाक्य, हम इसको सरल वाक्य में बदल रहे हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति कभी भी नहीं घबराते। पैर में चोट आने के बाद वह बहुत तेज दौड़ा, मिश्र वाक्य हमें बनाना था इसका। तो जैसा हमने बताया योजक से शुरू होता है, और इसमें एक बात और हम बता दें आपको कि इसमें जो है अधिकतर जोड़ों में चलते हैं योजक, जैसे यद्यपि है तो उसके साथ हमने फिर भी लगाया है, इस तरह से चलते हैं, जैसे जो सो, जिन्हें किन्हें, वो सो, इसलिए, क्योंकि, इसलिए, इस तरह से चलते हैं इसमें। तो यद्यपि उसके पैर में चोट थी फिर भी वह तेज दौड़ा, ये मिश्र वाक्य बन गया आपका। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और से आप समझ गए ये संयुक्त वाक्य है, हमें इसे सरल में बनाना था। पक्षी होने पर पक्षी चहचहाने लगे हैं। हमारी टीम के सभी 11 खिलाड़ी अच्छे क्षेत्र रक्षक हैं, संयुक्त वाक्य में हम इसे बताना था। तो योजक लगाएंगे, हमारी टीम में 11 खिलाड़ी हैं और वे सभी अच्छे क्षेत्र रक्षक हैं। अब है समानार्थक शब्द। इस बार
शब्द आए हैं पर्यायवाची नहीं आए। अगर आप एक ही अर्थ लिख रहे हैं तो वो समानार्थक है, अगर आप एक से अधिक लिख रहे हैं तो वो आपका पर्यायवाची बन रहा है। तो इस बार आपको अपनी तरफ से नहीं लिखने थे समानार्थक शब्द भी, बल्कि एक नीचे सूची दी गई थी, उस सूची में से आपको शब्द छापने थे। तो समुद्र का रत्नाकर, नदी सरिता, अग्नि वहिनी, वायु अनिल, पक्षी द्विज, गर्मी आतप, पेड़ विटक और तारा उडु। अब जो और सूची में शब्द बचे थे हमने उनका भी आपको अर्थ बता दिया है, यहाँ पे लिखकर देखिए। तड़ाक तालाब, राकेश चांद, तनुजा पुत्री बेटी, ताम्रचूर मुर्गा, चंचला बिजली, वारिक बादल और सौरभ सुगंध, प्रभा प्रकाश और दीप्ति। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न पत्र जरूर समझ में आ गया होगा। और अब चलते चलते हम आपको एक सूचना और देना चाहेंगे कि जोगटा एकेडमी में HAS का बैच जो है वो आरंभ हो गया है। जोगटा एकेडमी जो है वो चंडीगढ़ में भी है और शिमला में भी है, तो दोनों जगह इसके बैच आरंभ हो गए हैं। और चलते चलते आप सबको हम होली की शुभकामनाएं भी देते हैं। बहुत जल्द कुछ नया वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक मुझे अर्चना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।